आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के गणित का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग पहले भाग में गणित के इतिहास के बारे में सीखा और गणित के संक्षिप्त इतिहास का जो काल था, कौन से काल में किसका उत्पत्ति हुआ, कौन से गणितज्ञों का किस किस विषय में योगदान रहा, इन बातों को और साथ में भारतीय गणितज्ञ का क्या योगदान रहा, इन सारी बातों का हमने अध्ययन किया। ये आपका दूसरा भाग है, जिसमें हम लोग गणितज्ञों के योगदान के बारे में ही करेंगे। इसके पहले हम लोग पाइथागोरस का क्या योगदान रहा, उन्होंने कौन कौन से अपना योगदान प्रस्तुत किया, योगदान दिया गणित विषय में, उसको हम लोग सीख चुके हैं। तो आइए आज हम लोग गणितज्ञों के योगदान में एक महत्वपूर्ण गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम के बारे में जानते हैं। उन्होंने गणित में क्या अपना योगदान दिया, कौन से उन्होंने रचना प्रस्तुत किया अपना, उन्होंने कौन से सूत्र का प्रतिपादन किया, इन सारी बातों को हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। और ये आपका पहला और दूसरा भाग पाठ मिलाकर आपका दूसरा पाठ है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में आर्यभट्ट के बारे में जानते हैं। आर्यभट्ट, सबसे पहले मैं इनका जीवन परिचय बता दें आपको एक बार। आर्यभट्ट पटना के समीप एक गांव कुसुमपुर नामक नगर में सन 476 ईस्वी में पैदा हुए थे। इन्होंने 3 ग्रंथ को लिखा भी है। इनका 3 ग्रंथ 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र हैं। इन सभी इनके ग्रंथों में, लिखे हुए ग्रंथों में आर्यभट्टी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है। इसी के नाम के एक अन्य ज्योतिष भी 1950 ईस्वी के लगभग हुए थे, जिन्होंने महासिद्धांत नामक पुस्तक की रचना की। इसलिए आर्यभट्ट को आर्यभट्ट प्रथम के नाम से जाना जाता है। आर्यभट्ट प्रथम ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना 499 ईस्वी में कुसुमपुर जिले में की। इस जिले को आज हम लोग पटना के नाम से जानते हैं। पहले इसका नाम कुसुमपुर ही था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी नामक अपने पुस्तक में 111 श्लोक लिखे हैं, जो 4 खंडों में विभाजित किए गए हैं, जो चारों इस प्रकार हैं। पहला गीत पादिका, दूसरा गणित पाद, तीसरा काल क्रियापद और चौथा इनका गोलपाद है। ये चारों इन्होंने अपने आर्यभट्टी पुस्तक में 121 श्लोकों को बांटा है चारों भागों में। और इन सभी चारों भागों में जो इनका गोलपाद है सबसे छोटा ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर केवल 11 श्लोक ही हैं, लेकिन इसमें इतनी सामग्री भर दी गई है जो सूर्य सिद्धांत के पूरे मध्याधिकार और कुछ स्पष्टीकरण में आई है। इसमें आर्यभट्ट ने
अपने संक्षेप में संख्या लिखने की एक अनोखी रीति का भी निर्माण किया है। आर्यभट्ट प्रथम ने अंक गणित एवं रेखा गणित में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आर्यभट्ट पहले आचार्य हुए थे जिन्होंने अपने ज्योतिष गणित में अंक गणित और बीज गणित एवं रेखा गणित के प्रश्न दिए हैं। इन्होंने कठिन से कठिन प्रश्नों को 30 श्लोकों में ही भर दिया है। एक श्लोक में श्रेणी के 5 नियम आ गए हैं। इन्होंने अपने दूसरे श्लोक में दशमलव संख्या पद्धति का भी वर्णन किया है। इसके आगे श्लोकों में वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, शंकु का घनफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का घनफल, विषम चतुर के क्षेत्रफल, कण के संपादक दूरी, क्षेत्रफल, इन सभी प्रकार के नियम को इसमें प्रस्तुत इन्होंने किया है। आर्यभट्ट ने त्रिकोणमिति विषय में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है। इन्होंने त्रिकोणमिति विषय में भी अपना उल्लेख किया है। इन्होंने ज्या का प्रयोग सबसे पहले अपने ही ग्रंथ में किया है, अर्थात ज्या का प्रयोग सबसे पहले इसी ग्रंथ में ही मिलता है। इसमें ज्या और उत्क्रम ज्या की भी सारणी दी गई है। इस ग्रंथ में ज्या सारणी बनाने के लिए 2 नियम दिए गए हैं। उनमें से एक प्रकार पहली ज्या में से उसको दूसरी से भाग देकर घटा दो। इस प्रकार सारणी ज्या का दूसरा अंतर प्राप्त होगा। कोई सा भी अंतर निकालने के लिए उससे पिछले अंतरों के जोड़ को पहली ज्या से भाग देकर उससे पिछले अंतर में घटा दो। इस प्रकार सारे अंतर प्राप्त हो जाएंगे। इन जयंत्रों को आर्यभट्टी के गीतिका पाठ के 10वें श्लोक में वर्णित किया गया है। अतः आर्यभट्ट प्रथम भी एक महत्वपूर्ण, एक श्रेष्ठ गणितज्ञ थे। इन्होंने भी गणित के क्षेत्र में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान प्रस्तुत किया है। तो ये आपका आर्यभट्ट प्रथम के बारे में था। उनका कुछ जीवन था, उनके द्वारा कुछ लिखी गई किताबें थी, और हमने अभी आपको बताया भी इन्होंने अपना 3 ग्रंथ की रचना किया है। 10 गीतिका, आर्यभट्टी और तंत्र, इन तीनों में इनका जो प्रसिद्ध किताब था, प्रसिद्ध ग्रंथ था, वो आर्यभट्टी था। आर्यभट्टी एक प्रथम ग्रंथ है। इनका एक विख्यात, इनका एक श्रेष्ठ लिखी गई किताब था। तो इस तरीके से आर्यभट्ट ने अपना गणित के क्षेत्र में भूमिका निभाया। क्लियर हुआ? तो अब हम देखते हैं अगले गणितज्ञ के बारे में। अगले हमारे गणितज्ञ रहे ब्रह्मपुत्र। इनके बारे में हम लोग जानते हैं, इनका गणित के क्षेत्र में क्या योगदान रहा, इनके बारे में आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं इन्होंने गणित के क्षेत्र में अपना क्या योगदान प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्रह्मपुत्र का इनका जन्म कहाँ हुआ, इनके माता पिता कौन थे। तो आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र गणित ज्योतिष के बहुत बड़े आचार्य थे, बहुत बड़े आचार्य हो गए थे। प्रसिद्ध गणितज्ञ भास्कराचार्य ने इन्हें गणित चक्र चूड़ामणि भी कहा है। भास्कराचार्य एक गणितज्ञ भी थे। इन्होंने ब्रह्मपुत्र को एक बहुत ही उपाधि दे दिया। इन्होंने
ब्रह्मपुत्र को गणित चक्र चूड़ामणि के नाम से बुलाते थे। इन्होंने इसका नाम दे दिया। ब्रह्मपुत्र का जन्म पंजाब के अंतर्गत भीलनालका नामक स्थान पर सन 598 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता विष्णुगुप्त थे। ये चापवंशी राजा के यहाँ रहते थे, लेकिन स्मिथ ने बताया ये उज्जैन नगरी में रहा करते थे। अर्थात स्मिथ ने बताया कि ये उज्जैन नगरी में रहते थे और वहीं इन्होंने कार्य किया है। सन 628 ईस्वी में ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और सन 665 में खंड साधक को बनाया गया था। इन्होंने ध्यान ग्रहोपदेश नामक ग्रंथ भी लिखा है। ब्रह्मस्फुट सिद्धांत में इन्होंने जो अपना इस ग्रंथ लिखा है, इनका ब्रह्मस्फुट सिद्धांत एक प्रचलित सिद्धांत है। इस सिद्धांत में इन्होंने 21 अध्याय को लिखा है। अर्थात इस सिद्धांत में 21 अध्याय हैं, जिनमें गणित अध्याय तथा कूट स्वाध्याय उल्लेखनीय है। गणित अध्याय का उल्लेख गिनने तथा कुटुखलना में बीज गणित का उल्लेख है। इन्होंने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित, इन सभी गणितज्ञों पे बहुत अच्छी तरीके से प्रकाश डाला है और यह पाई का मान करके चले गए थे। वर्गीकरण की विधि का वर्णन सर्वप्रथम ब्रह्मगुप्त ने ही किया है तथा विलोम विधि का वर्णन बड़ी अच्छी तरह से किया है। गणित अध्याय शुद्ध गणित में ही है। इसमें जोड़ना, घटाना, त्रैराशिक, भान, प्रतिवार आदि इसमें सम्मिलित हैं। हम आपको बता दें कि ब्रह्मपुत्र ने गणित के क्षेत्र में ऐसे ऐसे फार्मूले दिए हैं जो आज हम लोग उन फार्मूलों का प्रयोग करके किसी भी वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आसानी से निकाल सकते हैं। इनके द्वारा जो गणित में दिया गया फार्मूला है, उस फार्मूले से हम लोग अगर वृत्तीय चतुर्भुज है, अर्थात किसी वृत्त के अंतर्गत अगर चतुर्भुज बना है, तो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल को आसानी से इनके द्वारा दिए गए फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग आराम से उसका गणना कर सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र ने वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए एक बहुत ही अच्छा सूत्र का प्रतिपादन किया है। इन्होंने बताया यदि चक्री वृत्तीय चतुर्भुज के जो संगत चतुर्भुज बने हैं, यदि उस चतुर्भुज की भुजाएं ए बी सी और डी हों और उस का अर्ध परिमाप यस हो, तो उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आपके सामने लिखा है। करणी में s माइनस ए, s माइनस बी, s माइनस सी, s माइनस डी, ये आपका है पूरा। अर्थात आपको सबसे पहले यदि वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालना है तो आर्यभट्ट ब्रह्मपुत्र ने बताया सबसे पहले उस का हम अर्ध परिमाप निकालेंगे। यहाँ जो अर्ध परिमाप यस है, उस यस का फार्मूला होता है, अर्थात s बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटे 2।
अर्थात चतुर्भुज की चारों भुजाओं को जोड़ करके उसका आधा कर देंगे तो उस चतुर्भुज का अर्ध परिमाप आ जाएगा, तो वो हमारा वैल्यू s का हो जाएगा। जब आप s के वैल्यू को निकाल लेंगे तत्पश्चात उस s के वैल्यू को आप इस फार्मूले में s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s माइनस d में रख देंगे। रखने के पश्चात उसका आप सरलीकरण करेंगे, तत्पश्चात आपका उत्तर सिद्ध हो जाएगा। तो ये ब्रह्मपुत्र के द्वारा दिया गया वृत्तीय चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, जिसके द्वारा आप आसानी से किसी भी वृत्तीय चतुर्भुज के क्षेत्रफल को निकालना है तो इस फार्मूले का प्रयोग करके आसानी से आप निकाल सकते हैं। और इन्होंने बताया अगर आपको वृत्तीय चतुर्भुज के विकर्ण को निकालना है तो उस स्थिति में यदि आपको उसका विकर्ण निकालना है तो उसके लिए भी इन्होंने फार्मूला दिया है। यहाँ आपके सामने लिखा गया यदि वृत्तीय चतुर्भुज के विकर्ण x और y हो जाएं, चूँकि आप जानते हैं एक चतुर्भुज में आपके दो विकर्ण होते हैं, तो एक विकर्ण x है, दूसरा विकर्ण आपका y है। तो पहला विकर्ण x बराबर आपके सामने लिखा है, x बराबर पूरा करनी में AD प्लस BC बटा AD प्लस CD, फिर ब्रैकेट में AC प्लस BD ब्रैकेट बंद, इन सभी का गुणनफल का वर्गमूल निकालेंगे तो आपका पहला विकर्ण। दूसरा आपका हो जाएगा AD प्लस CD बटे AC प्लस BD ब्रैकेट में AD प्लस BD ब्रैकेट बंद और पूरे का करनी, ये आपका दूसरा विकर्ण आ जाएगा। इस तरीके से आप इन फार्मूलों का प्रयोग करके आसानी से आप उस वृत्तीय चतुर्भुज के विकर्ण को निकाल सकते हैं। ब्रह्मपुत्र ने इन फार्मूलों के अतिरिक्त कुछ और फार्मूलों ने भी दिया है, जैसे छिन्नक के आयतन के लिए सूत्र भी दिए हैं। इन्होंने छिन्नक के आयतन का अगर सूत्र निकालना है तो उसके लिए भी इन्होंने अपना फार्मूला प्रस्तुत किया है, जो कि आपके सामने इन्होंने ब्रह्मपुत्र इस प्रकार फार्मूला लिखा गया है। आप इस फार्मूले को देख भी सकते हैं। ये फार्मूला है H बटे T ब्रैकेट में A1 प्लस A2 प्लस करड़ी में A1 और A2। ये फार्मूला आप इस फार्मूले से छिन्नक के आयतन का गणना आसानी से कर सकते हैं। जहां इस फार्मूले में आपको जो A1 और A2 दिखाए गए हैं, ये A1 और A2, वो A1 और A2 उस छिन्नक के आधार के क्षेत्रफल हैं। अर्थात चूँकि आप जानते हैं छिन्नक में आपके दो आधार बनते हैं, एक आधार छिन्नक के निचले पृष्ठ पर, दूसरा आधार छिन्नक के ऊपरी पृष्ठ पर होता है। तो दोनों छिन्नकों के आधारों का जो क्षेत्रफल है वो A1 और A2 हैं। इसमें जो आपका छिन्नक में जो आपका निचला वाला आधार होता है वो आपका बड़ा होता है और ऊपरा वाला जो आधार होता है वो आपका बड़ा होता है, छोटा होता है। आपके सामने हम छिन्नक को बना देते हैं। और ये छिन्नक की ऊंचाई हो गई। अब ये छिन्नक के आधार हैं R1 और ये इसके आधार की त्रिज्या हो गया R2। इस तरीके से ये आपका जो है आधार के क्षेत्रफल A1 और A2 हैं। यदि आपको आधार का क्षेत्रफल मालूम हो और उस छिन्नक की ऊंचाई अगर दे दिया जाए तो आप उस दिए हुए आधार के क्षेत्रफल और ऊंचाई से आसानी से
आप छिन्नक के आयतन को निकाल सकते हैं। फार्मूला आपके सामने लिखा है h/3 ब्रैकेट में a1 + a2 प्लस रूट में a1 × a2। इस फार्मूले से आप आसानी से छिन्नक के आयतन को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम आपको बता दें, ब्रह्मपुत्र ने गणित के क्षेत्र में ऐसे बहुत सारे फार्मूलों का प्रतिपादन किया है। इनके दिए हुए फार्मूले सूत्रों से हम गणित की जटिल से जटिल प्रश्नों को आसानी से बहुत सिद्ध कर सकते हैं और उनको सरलता से लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि इन्होंने त्रिकोणमिति क्षेत्र में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन्होंने त्रिकोणमिति में ज्या के अर्थ में भी क्रमज्या का इन्होंने प्रयोग किया है और साथ में इन्होंने ज्या के भी संबंध में π/2 - θ/2 इस तरीके से अपना कुछ फार्मूला भी दिया है। तो ब्रह्मपुत्र का गणित में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये आपका इन गणितज्ञों का, ऐसे बहुत ढेर सारे गणितज्ञ हैं जिसमें हमारे महावीर धराचार्य भी हैं, श्रीधराचार्य भी हैं, भास्कराचार्य द्वितीय भी हैं, न्यूटन भी हैं, गाउस हैं। इस तरीके से आपके हमारे गणित में बहुत ऐसे सारे गणितज्ञ हैं जिन्होंने बहुत ही अपना योगदान प्रस्तुत किया है। आज हम लोग उनके दिए हुए फार्मूले सिद्धांतों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पर अब समाप्त करते हैं। हमें आशा है कि आज आपको कुछ न कुछ ज़रूर समझ में आया होगा। तो ये आपका पहला और दूसरा पाठ मिला करके ये आपका दूसरा पाठ खत्म हुआ। अगली वीडियो में हम तीसरे पाठ को लेकर आएंगे, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण है, जिसमें हम लोग गणित के अर्थ के बारे में, अब हम गणित विषय के बारे में सीखेंगे। अभी तक तो हम लोग गणित की इतिहास क्या था, उसके गणित में कौन कौन से गणितज्ञों का क्या योगदान रहा, इन सारी बातों का हम लोग अध्ययन किए। अगली वीडियो हम लोग गणित के अर्थ के बारे में, गणित की प्रकृति क्या है, इन सब के बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोग अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।